नाउ नेक्स्ट अब मैं बता रही हूँ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, बेसिक से थोड़ा सा बता रही हूँ। इसमें हमारे पास दो टाइप्स के ऑर्डर होते हैं। एक होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और एक होता है हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है उसमें मतलब एक ही एनर्जी एलिमेंट होता है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। बेसिकली एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का मतलब इंडक्टर क्या करता है तुम्हारी, ये भी एनर्जी को स्टोर करता है ना। ये कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को। और कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर करता है, ये कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। क्लियर। तो जब भी तुम्हारे पास आरएल बेस सर्किट होगा या आरसी, तो इसमें एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास दो होंगे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में। तो इसमें हमारे पास अगर आर एल सी होगा तो वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। क्लियर ये चीज। अगर आर एल और आर सी है तो फर्स्ट ऑर्डर की कैटेगरी में आएगा वो, और अगर आर एल सी है तो ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम की कैटेगरी में आएगा। क्लियर। तो इसकी हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अभी फिलहाल जो भी ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, ये सारा तुम्हारा किस पे चलता है, सेकंड ऑर्डर में। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। राइट, याद हो तो तुम्हें मैंने ब्लॉक डायग्राम में बताया था कि आउटपुट को हम किससे डिनोट करते हैं कंट्रोल सिस्टम में, सी ऑफ एस से, और इनपुट को किससे डिनोट करते हैं, आर ऑफ एस से। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट कितना हो गया, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस। और इसका हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वेयर एन डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वेयर एन। ठीक है, अब ये देखो ये क्या हो गया, एस स्क्वेयर एस और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म, तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है ना, एस स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे कोई कांस्टेंट वाली, सॉरी 2s प्लस 3। ठीक है, तो कोशिश करना हमेशा डिनोमिनेटर में इसी फॉर्म में आए, एस स्क्वेयर या कोई भी कांस्टेंट 2s प्लस 3 की फॉर्म में। ओके, तो इसमें हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, जो इन्होंने दिया हुआ है और जो हमारे पास आया हुआ है, वहां से हमारे पास जीटा की वैल्यू निकलेगी और ओमेगा एन की वैल्यू निकलेगी। गॉट इट। तो जीटा का एस स्क्वेयर है 2 जीटा, जीटा इज द डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, और जीटा का फॉर्मूला होता है R/2 रूट ऑफ C बाई एल। R for resistor, L for inductor, C for capacitor. And omega n is the natural frequency, और ओमेगा n का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 1/LC। ठीक है, कोई डाउट। अब देखो डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, अगर तुम्हें थोड़ा सा थ्योरी जानना है तो जीटा डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, हर एक सिस्टम की टेंडेंसी होती है कि वो ओपोज करे इट्स ऑसिलेटरी बिहेवियर। लाइक सपोज पेंडुलम है, पेंडुलम क्या कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, राइट। एक टाइम के बाद ये आके क्या होएगा, रुक जाएगा। तो इसने क्या करा, इसको ओपोज करा ऑसिलेटरी बिहेवियर को। किस वजह से, जैसे हवाई या हवा की वजह से रुक गया, या इसको नहीं चाहता, ये घूमना, इधर उधर घूमना नहीं चाहता। ठीक है, तो द अपोजिशन टू ऑसिलेशन इज नोन एज डैम्पिंग। लिख रही हूं मैं, दिस अपोजिशन टू ऑसिलेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग। क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग। और डैम्पिंग को हम कैसे मेजर करते हैं, डैम्पिंग इज
मेजर्ड बाय डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग को हम कैसे मेजर करते हैं? डैम्पिंग रेशियो से, और डैम्पिंग रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं? जीटा से। जितनी ज़्यादा डैम्पिंग रेशियो होगी उतनी ही ज़्यादा ओपोजिशन होगी। ठीक है, ओपोजिशन ऑफ द सिस्टम टू ऑसिलेट। जितनी कम डैम्पिंग रेशियो होगी उतनी कम ओपोजिशन होगी। मतलब तुम सोचो कि तुम ऑसिलेशन करो, कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो, कभी टीचर के पास भाग रहे हो, कभी रूम में आके पढ़ रहे हो, कभी टीचर। तो जितनी ज़्यादा डैम्पिंग रेशियो होगी, जितनी ज़्यादा तुम में ताकत होगी, उतना ज़्यादा इधर उधर भागोगे, है ना। जितनी कम तुम में ताकत होगी नहीं भाग पाओगे, राइट। तो उस तरह से याद कर सकते हो। नेक्स्ट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन व्हेन देयर इज नो डैम्पिंग। अगर जीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है, मतलब कोई भी ओपोजिशन नहीं है, तो वो अपनी अकॉर्डिंग, अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ऑसिलेट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ये का? हाँ, एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? तो अब तुम्हारे पास 4 केसेस होते हैं, या तो जीटा की वैल्यू 0 होगी, या फिर जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, या फिर जीटा की वैल्यू 1 होगी, या फिर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, राइट। यही हो सकता है। अब अगर तुम्हारे पास जीटा की वैल्यू 0 है, ओके, तो उस केस में तुम्हारे पास पोल्स हमेशा कहाँ बनेंगे? इमेजिनरी एक्सिस पे, एक ऊपर और एक नीचे। क्लियर? और अगर तुम्हारे पास जीटा की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 है, तो उस केस में पोल कहाँ पे बनेंगे? लेफ्ट हाफ प्लेन पे, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर? और अगर तुम्हारे पास जीटा की वैल्यू 1 है, तो उस केस में तुम्हारे पास डबल पोल्स बनते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे -2 है, रैंडमली मैं ले रही हूँ, ऐसा नहीं है, -2 पे होता है, तो वहाँ पे 2 पोल बनेंगे। ठीक है, और अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में तुम्हारे 2 पोल्स बनेंगे, दोनों लेफ्ट हाफ प्लेन पे, बट दोनों रियल एक्सिस पे। तो जीटा की वैल्यू 0 है तो इमेजिनरी एक्सिस पे, जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो यहाँ पे 1 है तो डबल पोल, और 1 से ज़्यादा है तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। दिस इज नोन एज पोल्स। नेक्स्ट थिंग, अगर जीटा की वैल्यू 0 है तो वो कौन सा केस आएगा? अनडैम्प्ड। जीटा की वैल्यू 0 से और 1 के बीच में है तो वो कौन सा केस आएगा? अंडर डैम्प्ड। जीटा की वैल्यू 1 है तो कौन सा केस आएगा? क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है, समझ गए? अब जो तुम पहले क्रिटिकली डैम्प्ड पूछ रहे थे, जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा केस आएगा? ओवर डैम्प्ड। अब अगर जीटा की वैल्यू 0 और अनडैम्प्ड का केस है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? कांस्टेंट, मतलब ऐसे, ना कम हो रहा ना ज़्यादा हो रहा। और अगर जीटा की वैल्यू अंडर डैम्प्ड है तो उस केस में ग्राफ कैसे बनेगा? पहले ज़्यादा ऑसिलेशंस होंगे और फिर धीरे धीरे कम। और अगर क्रिटिकली डैम्प्ड है तो ये, और ओवर डैम्प्ड है तो ये। देखो डिफरेंस नहीं है ज़्यादा दोनों में। यहाँ पे पहले नीचे जा रहा है, मतलब बहुत टाइम बाद कांस्टेंट आ रहा है ना, यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है और यहाँ पे पहले आ रहा है, ये डिफरेंस है बस दोनों में। इसका स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन में मैं तुम्हें क्या बताऊंगी कि क्या होता है सेटलिंग टाइम, क्या होता है राइज टाइम, क्या होता है पीक टाइम, इस तरह से। तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से ऑसिलेट हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब इस तरह से
धीरे धीरे पेंडुलम की ऑसिलेशन क्या होती है, कम होती जाती है। तो इसी तरह इसकी भी ऑसिलेशन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। गॉट इट। तो यहाँ पे ये 0 है, ये टाइम है कि टाइम के साथ साथ ऑसिलेशन कम हो रही है। ये तुम्हारे आउटपुट रिस्पॉन्स है। क्लियर। ये 1 हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डिले टाइम। सबसे पहले क्या आता है, डिले टाइम। डिले टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी डी, और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 + 0.7 जीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। डिले टाइम की डिफाइन तुम्हारे पेपर में पूछी हुई है थापर में, मैं लिख रही हूँ इसलिए। व्हाट इज डिले टाइम, इट इज द टाइम required to reach 50% of the final value in first attempt। ओके। अब देखो इसका क्या मतलब है। मान लो कि ये लिफ्ट है, तुम लिफ्ट में हो, ठीक है, 0 ग्राउंड फ्लोर पे और तुम्हें कहाँ पे जाना है, 10th फ्लोर पे जाना है। क्लियर। 0 से 10th फ्लोर पे जाना है, बट एज इट्स कि क्या कह रहा है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू। तुम्हें कहाँ जाना है, 10th फ्लोर पे, और तुम हाफ 50% पे कहाँ पे पहुंच जाओगे, मतलब 5th फ्लोर पे, राइट। पहले अटेम्प्ट में तुम कहाँ पे पहुंच गए, 0 से लेकर, अगर तुम 5th फ्लोर पे पहुंच गए तो 0 से लेकर, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर पे पहुंचने में तुम्हें जितना टाइम लगा, दैट टाइम विल बी योर डिले टाइम। ठीक है, फिर से बोलूं कि तुम्हें कहाँ पहुंचना है, 10th पे, तुम कहाँ पहुंच गए, 5th पे, हाफ ऑफ द वे एग्जैक्टली पहुंच गए तुम। तो जितना टाइम तुम्हें हाफ ऑफ द वे पहुंचने में लगा, दैट इज द डिले टाइम। तो अब इस टेक्निकल के अकॉर्डिंग तुम्हें कहाँ पहुंचना है, 1 पे, राइट। 1 का हाफ कितना होगा, 0.5। तो तुम्हें कितना टाइम लगा है, जैसे यहाँ पहुंचने में, यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे कितना टाइम लगा है, दैट इज योर डिले टाइम, टी डी। इसको बनाओ एक बार साथ के साथ, बना लिया। ठीक है, बोलो अब। पीक पे पहुंच गए ना, देखो ऑसिलेशन के अकॉर्डिंग ऊपर पहुंच गए तुम। जाना कहाँ पे था, यहाँ पे 1 पे। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी एस, और हमारे पास टी एस का क्या फॉर्मूला होता है, 4 डिवाइडेड बाय जीटा इंटू ओमेगा एन। अब सेटलिंग टाइम मतलब इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू, हाँ, it is the time required for the oscillation to reach and stay within specified tolerance band। यूजुअली 2% होती है। इसका देखो कहने का मतलब क्या है कि तुम 0 फ्लोर पे थे, पहले कहाँ पहुंच गए, 20th पे, फिर लिफ्ट खराब हो गई, फिर नीचे आ गए, बेसमेंट में चले गए, फिर ऊपर चले गए 15th फ्लोर पे, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए। धीरे 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 फाइनली तुम कहाँ पे पहुंच गए, जहाँ तुम्हें पहुंचना था, 1 पे। अब 1 पे भी ये एग्जैक्टली 1 पे नहीं पहुंचे, थोड़ा सा उससे नीचे पहुंच गए, मतलब ये ऊपर नीचे वैल्यू कितनी हो सकती है, 2%। और इसको क्या बोला हुआ इन्होंने, टॉलरेंस।
तो ये हो गया सेटलिंग टाइम कि कितना टाइम लगा देखो तुम्हें पहुंचने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा। ये क्या हो गया TS। इस सेटल होने में, कहते हैं ना सेटल होने में, जैसे स्पेसिफिक ऑसिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि ऑसिलेट हो रहा है और फाइनली वो कितने टाइम बाद पहुंचा ऊपर नीचे होके। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट वन इज peak overshoot. Peak overshoot is denoted by MP and its का formula is percentage MP is e raised to 1 minus zeta pi divided by root of 1 minus zeta का square multiplied by 100. ये क्या होता है तुम्हारे पास? It is the maximum peak value. Okay? नहीं, वो टाइम था, ये वैल्यू है, टाइम नहीं है। ये डिफरेंस है। तो कितना तुम ऊपर चले गए? 10th पे जाना था और कहाँ चले गए थे? 20th पे। तो कितना पहुंचे थे तुम? 10 मंजिल ऊपर चले गए थे। तो ये क्या होएगा तुम्हारा? MP। देखो इसमें मैंने तुम्हें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी ओमेगा स्क्वायर n डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा स्क्वायर n। तो तुम्हें क्या करना है? सेटलिंग टाइम निकालना है। तो सेटलिंग टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? 4 डिवाइडेड बाय जीटा ओमेगा n। अगर हमारे पास जीटा की वैल्यू है तो आ जाएगा, ओमेगा n की वैल्यू है तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट? तो गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कंपेयर करके जीटा और ओमेगा n आ जाएगा। इसमें तो इन्होंने डायरेक्ट दे दिया, कुछ कुछ केसेस में ये डायरेक्ट नहीं देते, कुछ भी ये ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में दे देते हैं। तो तुम्हें तो ट्रांसफर फंक्शन निकालना आता ही है, ब्लॉक डायग्राम का आता है ना, जब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में करा था तो वैसे कर देंगे। या फिर कुछ और फॉर्म में दियोगे तो अल्टीमेटली तुम्हें उसको किस में कन्वर्ट करना है? ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में। फिर इस तरह की फॉर्म आ जाएगी तो तुम कंपेयर करके कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हो। यहाँ पे इन्होंने सेटलिंग टाइम पूछा हुआ है, पीक टाइम, राइज टाइम, कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग। अब मुझे कंपेयर करके बताओ क्या आएगी। ये देखो, ये तुम्हारे ट्यूट का क्वेश्चन है। इन्होंने क्या दे दिया? ये ब्लॉक डायग्राम और ग्राफ। तो ब्लॉक डायग्राम से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS, राइट? जब भी ऐसे ब्लॉक डायग्राम देखे तो ट्रांसफर फंक्शन तो बिना कुछ सोचे निकाल के ही आ जाना। तो GS कितना है? ये है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस K इंटू S इंटू TS प्लस 1। अब इसका तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? LCM। LCM लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? S इंटू, हाँ नीचे से कट जाएगा, प्लस के, ये वाली टर्म कट गई, मैंने डायरेक्ट काट दी, समझ गए ना? ये आ गया, इसको खोल लो, k डिवाइडेड बाय TS स्क्वायर प्लस S प्लस K। आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, आ गई ना? अब तुम्हें K और T की वैल्यू निकालनी है। अब इन्होंने क्या दे दिया? ग्राफ। ग्राफ पे देखोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.254। तो मतलब मैक्सिमम ओवरशूट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.254। और यहाँ पे ये पीक टाइम दे दिया। पीक टाइम होता है ना ये वाला, कि किस टाइम पे वो मैक्सिमम ऊपर जा रहा है। तो TP की वैल्यू दे दी 3। तो बस कुछ नहीं करना, दो वैल्यूज दे दी। TP का क्या फॉर्मूला होता है? पाई बाय ओमेगा डी, राइट? यहाँ से तुम्हारे पास ओमेगा डी आ जाएगा, पाई तो ऑलरेडी यू नो पाई की क्या वैल्यू होती है, ठीक है? अब इसके बाद ओमेगा डी आ गया तो ओमेगा एन आ गया। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? जीटा चाहिए। अब जीटा के लिए मैक्सिमम ओवरशूट के वो फॉर्मूला देख लो, ये वाला फॉर्मूला, ई रेस्ट पर माइनस जीटा पाई। यहाँ पे ये वैल्यूज फॉर्मूला पुट कर देना, देन मतलब तुम्हारे पास MP की वैल्यू है तो जीटा की वैल्यू आ जाएगी। बताओ मुझे देख के, आ जाएगी ना? तो तुम्हारे पास जीटा भी आ गया, पाई भी आ गया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? ओमेगा स्क्वायर n डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा स्क्वायर n। जीटा पता है, ओमेगा n पता है, वैल्यू पुट कर दोगे
फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो टी आ जाएगा और के आ जाएगा। पाई 3.14 लेना, ठीक है, 180 नहीं आएगा, पाई 3.14। हाँ, दूसरी चीज ये परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, तो मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। यहाँ पे अब तुम्हें सॉल्विंग में थोड़ी सी दिक्कत होएगी। लॉग ले लेना, दोनों साइड लॉग लोगे। जैसे यहाँ पे लॉग वैल्यू दी हुई है एमपी की, कितनी दी हुई है, 0.254, राइट। तो 0.254 और यहाँ पे भी लॉग ई माइनस चीटा पाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस चीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉग ये कैलकुलेटर में सॉल्व होकर एक सिंपल वैल्यू आ जाएगी। लॉग ही क्या होता है, 1, खत्म, एटम लॉग खत्म, माइनस चीटा पाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस चीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये एक वैल्यू होगी, यहाँ से तुम्हारे पास पाई पता ही है, तो देन यू विल गेट द वैल्यू फॉर जीटा। ये सॉल्व करके देखना एक बार। इस क्वेश्चन में देखो, इस ग्रीन वाले पोर्शन को सॉल्व करा तो क्या आया, k डिवाइडेड बाय s प्लस के स्क्वायर। तो मैं यहीं पे बना रही हूँ छोटा सा, ये आया तुम्हारा k डिवाइडेड बाय s प्लस के स्क्वायर, 1 बाय एस एज इट इज, राइट। और ये फीडबैक आ रहा है ना, फीडबैक, ये मल्टीप्लाई हो गया, HS1 है, तो यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया और HS1 है। फिर से एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, s इंटू एस प्लस के स्क्वायर प्लस के डिवाइडेड बाई ये वाली टर्म कट गई एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, डिवाइडेड बाई के। तो ये आया है तुम्हारा फाइनल ट्रांसफर फंक्शन, ब्रैकेट खोल लो, k इंटू एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एस प्लस के, आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर एन कितना होगा, k, और 2 जीटा ओमेगा एन कितना हो गया, k स्क्वायर, राइट। के ही है, दोनों के ही है, क्योंकि j की वैल्यू तो इन्होंने दे दी। अब इसके बाद देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, पीक टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड एंड मैक्सिमम ओवरशूट की वैल्यू 25%, परसेंट दे दिया तो वहाँ 100 मत, 0.25। तो अब बताओ कितना आएगा जीटा और ओमेगा एन। अब दो इक्वेशन, ये वाली और ये वाली, ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू पुट करके हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके के की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, कमेंट करके पूछ सकते हो, या यहाँ पे मेरा नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, मुझसे कॉल करके भी तुम अपने कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू।